मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। फिलोसोफर लडविग विटगेनस्टाइन सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो हमारे इनर लाइफ्स के बारे में एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे पास जो शब्द होते हैं, वही उन एक्सपीरियंसेस के टेक्सचर को तय करते हैं। माइंड फोर्ज में आपका स्वागत है। उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, और आपने जवाब दिया, ठीक हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ या थका हुआ हूँ। ये शब्द इमोशनल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये एक मास्टरपीस पेंटिंग को कलरफुल कहने के बराबर है। इनमें प्रेसिजन, नुआंस और सच्चा मीनिंग नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये लो रेजोल्यूशन इमोशनल लाइफ हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। हम बुरापन का एक अनिश्चित तूफान महसूस करते हैं और बिना ज़्यादा सोचे उसे एंजाइटी या एंगर का लेबल दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी इनर वर्ल्ड को एक धुंधले, अनिश्चित तूफान की तरह नहीं, बल्कि स्टनिंग 4K हाई डेफिनेशन में देख पाएं? यही उस चीज़ की पावर है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट इमोशनल ग्रैनुलैरिटी कहते हैं। इमोशनल ग्रैनुलैरिटी अपनी फीलिंग्स को हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी के साथ शब्दों में एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है। ये मुझे बुरा लग रहा है कहने और ये आइडेंटिफाई कर पाने के बीच का डिफरेंस है कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, जिसमें फ्यूचर को लेकर थोड़ी एप्रीहेंशन भी मिक्स है। ये सिर्फ एक बेहतर पोएट बनने के बारे में नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, ये स्किल मेंटल रेजिलियंस, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल वेलबीइंग के सबसे पावरफुल और साइंटिफिकली बैक्ड प्रेडिक्टर्स में से एक है। आज हम इस क्रूशल स्किल को डेवलप करने का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। हम इसके पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आपका ब्रेन इमोशंस कंस्ट्रक्ट करता है और आपको अपने इनर वर्ल्ड का रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल टूल से इक्विप करेंगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए फंडामेंटल है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना होगा। ज़्यादातर लोग लो इमोशनल ग्रैनुलैरिटी की स्टेट में रहते हैं। हम अलग अलग फीलिंग्स को बड़े अनहेल्पफुल लेबल्स के नीचे लंप कर देते हैं। इसे एक कार के डैशबोर्ड की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए कि लो ऑयल, इंजन टेम्परेचर और टायर प्रेशर के लिए अलग अलग वार्निंग्स के बजाय आपके पास बस एक सिंगल लाइट हो जिस पर लिखा हो कार प्रॉब्लम। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ठीक करना है? क्या आप तब ऑयल चेंज करेंगे जब आपको असल में अपने टायर्स में हवा की जरूरत थी? हम ठीक यही चीज अपने इमोशंस के साथ करते हैं। जब हम सब कुछ स्ट्रेस्ड जैसे जेनेरिक लेबल के नीचे लंप कर देते हैं, तो हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन खो देते हैं। एक आने वाली डेडलाइन का स्ट्रेस किसी अपने से कॉन्फ्लिक्ट के स्ट्रेस से या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के स्ट्रेस से बिल्कुल अलग इमोशनल टेक्सचर का होता है। एक प्रेशर और एंटिसिपेशन का मिक्स हो सकता है, दूसरा सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन का ब्लेंड, तीसरा फियर और हेल्पलेसनेस का कॉकटेल। सिर्फ एक ब्लंट लेबल स्ट्रेस्ड का यूज करके हम उन सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स जेनरिक और अक्सर इनफेक्टिव हो जाता है। हम खुद को नम करने या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी और अनडिफाइंड महसूस होती है। डॉक्टर लीजा फेल्डमैन बैरेट इस फील्ड की एक लीडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। अफेक्ट और इमोशन के बीच डिस्टिंग्विश करती हैं। अफेक्ट आपकी बॉडी से आने वाली सिंपल रॉ फीलिंग है, एक जनरल सेंस ऑफ प्लेजेंटनेस या अनप्लेजेंटनेस, और आप कितने काम या एजिटेटेड हैं, ये रॉ डेटा है। एक इमोशन वो मीनिंग है जो आपका ब्रेन उस अफेक्ट से निकालता है, कॉन्टेक्स्ट और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। ये एक कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है। लो ग्रैन्युलैरिटी वाले लोग अफेक्ट के लेवल पर अटके रहते हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि वो अनप्लेजेंट एंड एजिटेटेड फील कर रहे हैं। हाई ग्रैन्युलैरिटी वाले लोग उस रॉ डेटा को लेकर एक बहुत ज्यादा प्रिसाइज स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं अनप्लेजेंट और एजिटेटेड फील कर रहा हूं क्योंकि मेरी ऑटोनॉमी को चैलेंज किया गया था, और ये स्पेसिफिक फीलिंग इंडिग्नेशन है। इस लंपिंग के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इससे पुअर इमोशनल रेगुलेशन होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मिसकम्युनिकेशन होती है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि आप अपने इनर स्टेट को एक्यूरेटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ये आपको रिएक्टिव साइकिल्स में ट्रैप्ड रखता है, क्योंकि आप अपनी स्पेसिफिक फीलिंग के स्पेसिफिक ट्रिगर को नहीं देख पाते। आपके पास बस एक कार प्रॉब्लम लाइट है जो हमेशा ऑन रहती है। तो हम और प्रिसाइज कैसे बने?
इसका जवाब मॉडर्न न्यूरोसाइंस के सबसे फैसिनेटिंग शिफ्ट्स में से एक में है, द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमोशन। लंबे समय तक साइंटिस्ट्स मानते थे कि इमोशंस ब्रेन में हार्ड वायर्ड सर्किट्स थे। आपके पास एक फियर सर्किट या एंगर सर्किट था जो बस ट्रिगर हो जाता था। नई अंडरस्टैंडिंग, जिसे डॉक्टर बैरेट और दूसरों ने पायनियर किया है, रेडिकली डिफरेंट है। आपका ब्रेन दुनिया के लिए एक पैसिव रिएक्टर नहीं है, ये एक एक्टिव प्रिडिक्टर है। हर मोमेंट ये आपकी बॉडी से, आपकी हार्ट रेट, आपकी ब्रीदिंग, आपके गट और आपके आसपास की दुनिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। फिर ये क्रूशल क्वेश्चन पूछता है, ये कैसा है? पास्ट में मैंने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया है जो इसके सिमिलर है? इस प्रिडिक्शन के बेसिस पर आपका ब्रेन आपके एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट करता है। और इस एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सबसे पावरफुल टूल्स ये यूज करता है वो हैं इमोशनल कॉन्सेप्ट्स, जो ह्यूमंस के लिए काफी हद तक शब्दों से जुड़े होते हैं। सैडनेस शब्द सिर्फ उस फीलिंग का लेबल नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कुछ खास बॉडीली सेंसेशंस, सिचुएशंस और अप्रोप्रिएट एक्शंस को एक साथ बंडल करता है। जब आपका ब्रेन सैडनेस के कॉन्सेप्ट को आपके रॉ इफेक्ट पर अप्लाई करता है तो ये असल में आपकी फिजियोलॉजी को शेप करता है और आपको एक खास तरह से एक्ट करने के लिए प्रिपेयर करता है, जैसे विड्रॉ करना, कंफर्ट ढूंढना। यहीं पर ग्रैन्युलैरिटी का रोल आता है। लो इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी वाले किसी व्यक्ति के पास कुछ बड़े क्लंकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, अफ्रेड। उनके ब्रेन के पास अपनी इनर वर्ल्ड को पेंट करने के लिए एक बहुत लिमिटेड पैलेट होता है। हाई इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी वाले किसी व्यक्ति के पास कॉन्सेप्ट्स का एक रिच, डाइवर्स और नुआंस्ड सेट होता है। उनके पास सिर्फ सैड नहीं होता, उनके पास डिसअपॉइंटेड, ग्रीविंग, मेलनकली, डिस्पॉन्डेंट, लोनली, रिमोर्सफुल होता है। इनमें से हर कॉन्सेप्ट ब्रेन के यूज करने के लिए एक अलग टूल है। हर एक बॉडीली सेंसेशंस के लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन देता है और एक अलग कोर्स ऑफ एक्शन प्रिस्क्राइब करता है। शब्द का होना आपके ब्रेन को एक्सपीरियंस को और ज्यादा प्रिसाइजली कंस्ट्रक्ट करने देता है। इसीलिए विटकिंस्टाइन का कोट इतना फिटिंग है, आपकी इमोशनल लैंग्वेज की सीमाएं एक बहुत ही रियल सेंस में आपकी इमोशनल वर्ल्ड की सीमाएं हैं। आप उस इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। तो अपनी इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी बढ़ाना छुपे हुए फीलिंग्स को डिस्कवर करने के बारे में नहीं है। ये एक्टिवली नए इमोशनल कॉन्सेप्ट्स सीखने और अपने ब्रेन को आपके एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल किट देने के बारे में है। आप लिटरली अपने ब्रेन को ग्रेटर रेजोल्यूशन के साथ फील करना सिखा रहे हैं। तो ये स्किल कल्टिवेट करने लायक क्यों है? इसके टेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं? इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी डेवलप करना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, इसके प्रोफाउंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं जिन्हें मॉडर्न लाइफ में सुपर पावर माना जा सकता है। सुपर पावर 1, एनहांस्ड इमोशनल रेगुलेशन। रिसर्च दिखाती है कि हायर ग्रैन्युलैरिटी वाले लोग अपने इमोशंस को मैनेज करने में बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते जिसे आप समझते नहीं हैं। अगर आपको पता है कि आप प्रोग्रेस की कमी से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है ब्रेक लेना, हेल्प मांगना या रीस्ट्रैटेजाइज करना। अगर आप सिर्फ बुरा फील करते हैं तो हो सकता है आप बस एक पिंट आइसक्रीम खा लें। प्रिसिजन इफेक्टिव एक्शन को गाइड करती है। ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, आपके थिंकिंग ब्रेन को एक बहुत ज्यादा टारगेटेड तरीके से इन्वॉल्व होने देता है। सुपर पावर 2, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। आपके इमोशंस डेटा हैं, वो आपके इंटरनल स्टेट और दुनिया के साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक बड़े डिसीजन से पहले एंजाइटी की वेग फीलिंग बहुत हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन एप्रीहेंसिव फील करना, अननोन का डर और अनप्रिपेयर्ड फील करना एक सिग्नल कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए के बीच डिफरेंशिएट कर पाना आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत हायर क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है। बेहतर डेटा बेहतर चॉइसेस की तरफ ले जाता है। सुपर पावर 3, ग्रेटर रेजिलियंस एंड बेटर हेल्थ। स्टडीज में पाया गया है कि हायर इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी वाले लोग स्ट्रेस्ड होने पर बिंज ड्रिंकिंग या सेल्फ हार्म जैसे मैलअडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज का सहारा कम लेते हैं। वो कम फिजिकल सिम्टम्स भी रिपोर्ट करते हैं और उनमें बीमारी से जुड़े इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल्स भी कम होते हैं। जब आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक इमोशन कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो वो आपकी बॉडी के रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली बजट कर सकता है, जिससे ओवरऑल वेयर एंड टेयर कम होता है। सुपर पावर 4, डीपर सोशल कनेक्शंस। अगर आप अपने खुद के इमोशनल लैंडस्केप्स को हाई डेफिनेशन में समझ सकते हैं, तो आप दूसरों के इमोशनल लैंडस्केप्स को समझने और उन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बेहतर इक्विप्ड होते हैं। आप ज्यादा एम्पैथी डेवलप करते हैं। इसके अलावा अपनी फीलिंग्स को प्रिसाइजली आर्टिकुलेट कर पाना,
मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बस डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक अलग आउटकम की उम्मीद कर रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोक सकता है और रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा गहरी इंटीमेसी और ट्रस्ट को फॉस्टर कर सकता है। तो ये सिंगल स्किल, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी, आपको खुद को मैनेज करने, डिसीजंस लेने, हेल्दी रहने और दूसरों से कनेक्ट करने में बेहतर बनाती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक कीस्टोन हैबिट है। अब चलिए फोर्ज पर चलते हैं और अपना टूल किट बनाते हैं। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी डेवलप करना एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। यहाँ आपकी इमोशनल लाइफ का रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए 4 प्रैक्टिकल टूल्स हैं। टूल 1, अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को एक्सपैंड करें। ये फाउंडेशन है। आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। एक इमोशन व्हील का यूज करें। ऑनलाइन इमोशन व्हील सर्च करें। ये डायग्राम्स सेंटर में कोर इमोशंस दिखाते हैं और ज़्यादा न्यूआंस्ड फीलिंग्स की तरफ ब्रांच आउट होते हैं। हर दिन एक नया शब्द चुनें और उसकी डेफिनेशन सीखें। ज़्यादा फिक्शन पढ़ें। लिटरेचर ह्यूमन इमोशन की एक विशाल लाइब्रेरी है। इस बात पर ध्यान दें कि ऑथर्स कैरेक्टर्स के इनर स्टेट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस से सीखें। कई लैंग्वेजेस में ऐसे इमोशंस के लिए शब्द हैं जो इंग्लिश में नहीं होते, जैसे जर्मन शार्डनफ्राइडे यानी किसी और के दुर्भाग्य पर खुशी, या पोर्चुगीज साउदादे यानी एक गहरी नॉस्टैल्जिक याद। इन्हें सीखने से आपका कंसेप्चुअल टूलकिट एक्सपैंड होता है। एक्शन, आपका टास्क है इमोशन वर्ड्स को एक्टिवली कलेक्ट करना, जैसे एक बॉटनिस्ट स्पेसिमेंस कलेक्ट करता है। अपने फोन या नोटबुक में एक लिस्ट बनाएं। टूल 2, स्ट्रक्चर्ड इमोशन जर्नलिंग। ये सिर्फ ये लिखना नहीं है कि आज मैं गुस्सा था। ये आपकी फीलिंग्स की एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। ये 3 प्रॉम्प्ट्स यूज करें। रॉ इफेक्ट क्या था? फीलिंग को सबसे बेसिक शब्दों में डिस्क्राइब करें। क्या ये प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट? आप एजिटेटेड थे या काम? जैसे अनप्लेजेंट और एजिटेटेड। फिजिकल सेंसेशंस और कॉन्टेक्स्ट क्या थे? आपने इसे अपनी बॉडी में कहाँ फील किया? सीने में जकड़न, चेहरे का गर्म होना, कंधों में तनाव? ऐसा फील करने से ठीक पहले क्या हो रहा था? जैसे मेरा सीना जकड़ा हुआ था और मेरा जबड़ा भींच गया था। ये ठीक तब हुआ जब मेरे कॉलीग ने मीटिंग में मेरे आइडिया का क्रेडिट ले लिया। सबसे प्रिसाइज शब्द क्या है? अपनी नई वोकैबुलरी लिस्ट को देखें। क्या ये सिर्फ गुस्सा है या ये और स्पेसिफिक है? क्या ये इंडिग्नेशन है, रिजेंटमेंट, फ्यूरी, फ्रस्ट्रेशन? सबसे प्रिसाइज शब्द चुनें जो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये इंडिग्नेशन है, अन्याय की फीलिंग। ऐसा रेगुलरली करने से आपका ब्रेन सिचुएशंस, बॉडीली फीलिंग्स और इमोशनल कॉन्सेप्ट्स के बीच ज्यादा स्पेसिफिक कनेक्शंस बनाना सीखता है। टूल 3, डीकंस्ट्रक्ट एंड डिफरेंशिएट मेथड। जब आप एक स्ट्रॉन्ग जेनेरिक इमोशन फील करें तो पॉज लें और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें। एक लंपर के बजाय एक इमोशनल स्लाइसर बने। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। मैं गुस्सा फील कर रहा हूं। क्या ये कल फील हुए गुस्से जैसा है या अलग है? ये कैसे अलग है? लेबल पर सवाल उठाएं। क्या मैं सच में एंग्शियस हूं या मैं बस एक्साइटेड हूं और मेरी बॉडी रेव्ड अप है? दोनों के फिजिकल सेंसेशंस बहुत सिमिलर हैं। इंग्रेडिएंट्स को पहचानें। ये ओवरवेल्म की फीलिंग, ये किस चीज से बनी है? क्या ये 40% फ्रस्ट्रेशन, 30% फटीग और 30% लोगों को डिसअपॉइंट करने का फियर है? ये प्रैक्टिस आपको और ध्यान से देखने के लिए फोर्स करती है और आपको पहले आसान लेबल पर डिफॉल्ट करने से रोकती है। टूल 4, सोमैटिक अवेयरनेस। शब्दों को बॉडी से कनेक्ट करना। आपके इमोशंस फिजिकल सेंसेशंस के रूप में शुरू होते हैं। अपने माइंड और बॉडी के बीच के लिंक को मजबूत करना क्रूशल है। बॉडी स्कैन प्रैक्टिस करें। रेगुलरली कुछ मोमेंट्स लेकर अपनी बॉडी को सिर से पांव तक स्कैन करें। आप क्या नोटिस करते हैं? एक तनाव भरा जबड़ा, पेट में गुदगुदी या एक रिलैक्स्ड पोस्चर? शब्दों को सेंसेशन से एंकर करें। जब आप एप्रीहेंशन जैसा कोई नया इमोशन शब्द सीखें तो खुद से पूछें, ये मेरी बॉडी में कैसा फील होगा?
उस फीलिंग के फिजिकल सिग्नेचर को इमेजिन करने की कोशिश करें। ये आपके ब्रेन के यूज करने के लिए एक मजबूत एम्बॉडीड कॉन्सेप्ट बनाता है। ये टूल्स अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करना, स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग, अपनी फीलिंग्स को डीकंस्ट्रक्ट करना और अपनी बॉडी से कनेक्ट करना, वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं जो आप फोर्ज पर कर सकते हैं। ये वो रेप्स हैं जो आपकी इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी मसल को बिल्ड करेंगे। हम अनिश्चित लो रेजोल्यूशन फीलिंग्स की दुनिया से इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी की हाई डेफिनिशन वर्ल्ड तक का सफ़र तय कर चुके हैं। हमने देखा है कि हमारे इमोशंस डिस्कवर नहीं किए जाते, बल्कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और लैंग्वेज हमारा सबसे पावरफुल कंस्ट्रक्शन टूल है। हमने इस स्किल से मिलने वाले सुपर पावर्स को अनकवर किया है और इसे डेवलप करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट तैयार किया है। एक इमोशनल लंपर से एक इमोशनल स्लाइसर बनने का सफर आपके मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स में से एक है। ये सच्ची इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल या सप्रेस करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें प्रोफाउंड क्लैरिटी के साथ समझने के बारे में है। ये आपकी इनर वर्ल्ड के साथ आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। कंफ्यूजन और रिएक्टिविटी से क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन और विजडम की तरफ। जब आप अपने इमोशंस को साफ साफ देख पाते हैं, तो वो आप पर हावी होने वाले मास्टर्स नहीं रहते, बल्कि ट्रस्टेड एडवाइजर्स बन जाते हैं। इस हफ्ते के लिए आपका चैलेंज एक इमोशनल बॉटनिस्ट बनना है। आपका टास्क 2 हिस्सों में है। स्पेसिमेंस कलेक्ट करें, 5 नए इमोशन वर्ड्स ढूंढें और डिफाइन करें जिन्हें आप आम तौर पर यूज नहीं करते। उन्हें अपने कलेक्शन में ऐड करें। वाइल्ड में आइडेंटिफाई करें। अगली बार जब आप स्ट्रेस्ड या सैड जैसी कोई स्ट्रॉन्ग जेनेरिक इमोशन फील करें तो रुकें। अपनी नई वोकैबुलरी का यूज करके उस फीलिंग की एक ज्यादा स्पेसिफिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। बस इस बात पर गौर करें कि उसे प्रिसिशन के साथ नाम देने से क्या फर्क पड़ता है। अपने नए इमोशन वर्ड्स में से एक नीचे कमेंट्स में शेयर करें। आइए एक कलेक्टिव वोकैबुलरी बनाते हैं। अगर इमोशनल क्लैरिटी के इस ब्लूप्रिंट ने आपके साथ रेजोनेट किया है और आप अपने माइंड को मास्टर करने के लिए और ज्यादा इंटेलेक्चुअली रिगरस टूल्स चाहते हैं, तो प्लीज माइंड फोर्ज को सब्सक्राइब करें और हमारी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करें। यहां आने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ें और अपनी दुनिया को फोकस में लाएं।